गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं केमिकल पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो दो हैं आपके फाउंडेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके बहुत काम आएंगे आने वाले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ सब क्या होगा, इनका एप्लीकेशन यूज़ होगा। किसका? पीरियोडिसिटी का और बॉन्डिंग का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार और उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब आने वाले चैप्टर में क्या होगा, हम यही केमिकल पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे आने वाले एप्लीकेशन में। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर वही चीज़ होगा कि इनऑर्गेनिक आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को क्या करें, समझ के करें। देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ, 3 हमारे टॉपिक होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे रटने वाला है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, जवाब दो। ऐसा मत सोचो कि सर सुन नहीं रहे, सर सब सुन रहे हैं। बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा रटने वाला है। तो मुझे पता है आप लोगों ने क्या जवाब दिया है। 99% लोगों ने, आप लोगों ने जवाब दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा समझ के करने वाला टॉपिक कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर फिजिकल, कोई बोलेगा ऑर्गेनिक। और मैं कहूँगा बेटा यही कंसेप्ट हमारा गलत है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि किसको रटना है किसको समझना है। तो इसलिए हमारा क्या पूरा हौच पौच हो जाता है, हमें कुछ केमिस्ट्री समझ नहीं आती। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा समझने वाला जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक है। क्यों? आप इस इनऑर्गेनिक में रट नहीं सकते हो कुछ भी। हाँ, देखो कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ सीरीज होती है, वो तो हमें याद करनी ही होंगी। बट 95% आप देखोगे कि पूरी इनऑर्गेनिक में मैं आपसे रेयरली 4 या 5 बार ही ऐसा कहूँगा कि बेटा इस चीज़ को याद कर लो। मैं हमेशा बोलूँगा कि देखो ये समझ लो, ये ऐसा होता है। तो इनऑर्गेनिक आपका सबसे ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है और आप उसको रटते हो, तो दिक्कत तो होगी। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रटने वाला टॉपिक कौन सा है, तो वो फिजिकल है। क्यों? अब आप एक बोलते फिजिकल में क्या समझोगे? भाई फिजिकल में क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं, उसके डेरिवेशंस होते हैं और उसका एप्लीकेशन होता है, डेट्स इट। तो अगर आपको कोई सवाल आया फिजिकल से तो समझने का क्या है उसमें, बताओ। आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। रेयरली कभी भी है ना, मैकेनिज्म से या डेरिवेशन से कुछ पूछता है। और फिर आता है आपको ऑर्गेनिक पार्ट। तो बेसिकली क्या है, मिक्स है दोनों का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक को ऐसा एब्स्ट्रैक्ट या ऐसा नीरस सब्जेक्ट मत समझिएगा कि बिल्कुल यार इसे रटना ही है ना। तो इसको समझ समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और वो तभी होगा जब आपका ये जो कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है आपका कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग का और पीरियोडिसिटी का, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री, दैट इज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन बाद में आएगा, पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करेंगे। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है, क्योंकि अब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ चुके हो, तो इस ब्लॉक में आपको पता है 2 एलिमेंट्स आते हैं आपके। एक फर्स्ट ग्रुप के जिन्हें हम फर्स्ट ए कहते हैं, और एक सेकेंड ग्रुप के जिसे हम सेकेंड ए कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, और सेकेंड ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये सब आपका नॉर्मल डेफिनेशन है। तो 2 चीज़ें होती है, एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्कली मेटल्स के लिए, है ना। तो अब हम साथ साथ स्टडी करेंगे इसकी, है ना, दोनों के कंपेरेटिव। अगर आपको है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीरियोडिसिटी अगर आपका नहीं क्लियर है, बॉन्डिंग अगर आपका नहीं क्लियर है, तो पहले उसे अच्छे से करो, तभी ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए एल्कली मेटल्स होते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा पहले ये नाम बताओ, इनका जो नाम है एल्कली मेटल्स क्यों रखा है? तो देखो बेटा, ये जो वर्ड है ना एल्कली, इसका मतलब क्या होता है, बेस। ठीक है, क्षार जैसे बेसिकली बोलते हैं। तो एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, खासकर उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ये किस नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कली नेचर के होते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो इनके भी कंपाउंड जो होते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक होते हैं, लेकिन ये मोस्टली मोस्टली कहाँ मिलते हैं, आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, मतलब धरती के जो अंदर होता है ना, उसके अंदर से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS1, वेयर N इज द नंबर ऑफ शेल।
तो अगर मैं आपसे मेटल पूछूं जरा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का नाम बताइए तो क्या होगा, तो आपको आना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। लेकिन बेटा ध्यान रखना, फ्रांशियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पूछूं तो क्या बोलोगे, 1s2 2s1। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा। अब सोडियम का देखो, एक का लिख के आपको मैं बता रहा हूँ, सोडियम का क्या हो जाएगा, 1s पूरा लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, ns1 ही तो है। ठीक है, ये 2s1 है और ये क्या है 3s1। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s। बोलो ठीक है। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है। अब आप देखोगे अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का लिथियम का होता है 3, 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, याद है 2 8 8 18 18 32। ये सीक्वेंस है जो हमें फिल करना होता है। तो ये वाला 2 तो केवल हम हाइड्रोजन के बाद ऐड करते हैं, क्योंकि बेसिक लिथियम के पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा लिथियम। अब 3 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 19। अब 19 के बाद कितना ऐड करना है 18, तो रुबिडियम का कितना आएगा 37। अब फिर 18 ऐड करना है तो कितना आएगा 37 में 18 ऐड करोगे तो 55, और फिर इसमें 32 ऐड करना है तो कितना आएगा ये बेटा आपका 87। अब 11 में अगर आप देखोगे तो 11 में अगर मैं नियोन का देखूँ तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। और नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि नियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,8 होगा। तो जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के टर्म्स में लिखते हैं। अब ऐसे नियोन के नीचे क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम के नीचे नियोन, नियोन के नीचे क्या आएगा आर्गन। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं आर्गन 18, एक इलेक्ट्रॉन बचा 4s1। आर्गन के नीचे क्या आता है क्रिप्टॉन 36 5s1। इसी तरीके से आप इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें, जिसे हम सेकेंड ए के एलिमेंट्स कहते हैं, तो इनको भी आपको लिस्ट करना आना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट के नाम बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन। और ये आपका क्या है रेडियो एक्टिव। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2, n इज द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी, 4, 8 जोड़ोगे 12, फिर 8 जोड़ोगे 20, अब कितना जोड़ना है 18, फिर 18 और अब 32 88। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो, 1s2 2s2। हम मैग्नीशियम को ऐसे लिख सकता हूँ नियोन, जिसका कितना है 10 और 3s2। कैल्शियम का नियोन की जगह अब क्या आ जाएगा आर्गन, 3s2 की जगह क्या आ जाएगा 4s2। इसी तरीके से 5s2 6s2 और 7s2। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ये जो चीज़ हमने ना केमिकल पेरियोडिसिटी में भी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है इनका फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलिए अब देखिए फिजिकल स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के, इनका नेचर क्या होता है सबसे बात करें तो दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, बहुत सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है, या मेलिएबल का क्या मतलब होता है कि इनको हम मन चाहे शेप में क्या कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं, है ना। इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि आसानी से बेंड हो जाते हैं। तो जैसा शेप आप देना चाहो इन अल्कली मेटल्स का शेप हम उस हिसाब से इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। दूसरा, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि वी कैन इजिली कट विथ अ नाइफ। हम क्या कर सकते हैं आसानी से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक चाकू है,
ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्या करूँ, कट करूँ, तो ये आसानी से क्या होता है यहाँ से कट जाता है। ठीक है, तो चाकू से अगर आप यहाँ से काटोगे तो ये आसानी से कट जाएगा। ये इतना सॉफ्ट होता है कि नहीं इजिली कट विद अ नाइफ। दूसरा, ये जो होते हैं मेटल्स हैं, क्योंकि है ना ये जनरली फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के दिया ना, है ना मेटल्स। और मेटल्स का जो होता है ना एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। तो इनको हम एक नाम देते हैं, हम इनको बोलते हैं दे हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनिंगनेस होती है। पर क्या होता है कि जो मेटल का जो सरफेस होता है इसके ऊपर है ना अलग अलग पार्टिकल्स का डिपोजिशन होने के कारण इसका जो मेटेलिक लस्टर है समय के साथ क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे जब आप इसको काटते हो तो जो इनर लाइनिंग है ये एक्सपोज नहीं होती एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करती है, शाइन करती है। लेकिन कुछ देर बाद ये भी क्या होती है, फेड हो जाती है। ये इसलिए बिकॉज मेटल्स आर वेरी हाई लस्टर्स प्रॉपर्टी, है ना, बहुत शाइनी नेचर के होते हैं। दूसरी बात करें तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, जैसे सोडियम है, ये मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, देने की होती है। तो तुरंत अपना क्या करता है, Na+ बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके सरफेस पे होते हैं, है ना। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन होता है और जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो ये तुरंत इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ठीक है, अब आप बात करें तो ध्यान रखिएगा, अमंग अल्कली मेटल्स जो सीजियम है ये सबसे क्या है आपका सॉफ्टेस्ट मेटल है ना। फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप को मिला के, एस ब्लॉक को मिला के अगर हम बात करें तो जो सीजियम ये सबसे आपका सॉफ्टेस्ट मेटल है। और जो लिथियम है ये आपका सबसे हार्डेस्ट मेटल है। तो आपके स्टडी मटेरियल में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है तो हो सकता है कि उसमें लिथियम की जगह बेरिलियम दे दिया गया हो, तो है ना वहाँ एक जगह करेक्शन होगा तो आप कर लेना उसको। पर ध्यान रखना लिथियम जो है वो आपका क्या है, हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, और सीजियम क्या है आपका सबसे सॉफ्टेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की, डेट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने डिस्कस किया था केमिकल पीरियोडिसिटी में। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितना टेम्परेचर दें कि कंपाउंड हमारा या जो मेटल्स है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होगा किस पे, गैस पे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इन जनरल अगर हम बात करें जिसकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होता है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को, तो जो सेकंड ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है फर्स्ट ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट से। क्यों? आपको पता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना क्या होगा हमारे लिए, डिफिकल्ट होगा। तो जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगे साइज छोटा होने के कारण। तो उन बॉन्ड को ब्रेक करना है सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए या लिक्विड से गैस में जाने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इन जनरल सेकेंड ग्रुप का जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आप खुद बताओ, तो बेटा जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज क्या होता है, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी भाई। जैसे जैसे साइज दूर जाएगा न्यूक्लियर से दूर जाएगा तो जो न्यूक्लियर का होल्ड है वो कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो ब्रेक करना उतना ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा। तो एटम्स के बॉन्ड को ब्रेक करना अगर आसान हो जाएगा तो कम टेम्परेचर पे ही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो अब मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कहोगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, जनरल पूछे कि भाई जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाई होता है। हाई इन द सेंस मतलब क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हम कंपेयर करके बोलते हैं हाई है कि लो है। हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, डी ब्लॉक एलिमेंट से या पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो उनके कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। बट इन जनरल बात करें तो क्योंकि इनके
ये मेटल्स होते हैं, इनके बीच में एक मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई ही होता है, बट व्हेन वी कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एलिमेंट हम इनका क्या कहेंगे, लो कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात नेक्स्ट है हमारी डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की बात करना थोड़ा ज़रूरी है बेटा। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अल्कली अर्थ मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मास और साइज दोनों बढ़ रहा है। अच्छा, मास ज़्यादा बढ़ रहा है, मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, साइज में जो है केवल एक शेल का इंक्रीज हो रहा है, जबकि आप देखोगे अगर आप लिथियम से सोडियम जाओगे, सोडियम से पोटेशियम जाओगे तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 11 होते हैं, यहाँ पे 19 होते हैं, एटसेट्रा, है ना। तो मास क्या होता है ना, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एज कम्पेयर टू उसके साइज़ के। तो इन जनरल क्या बोलोगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये जो डेंसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में, अल्कली मेटल्स में और अल्कलाइन मेटल में कुछ एक्सेप्शंस देखे गए। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, तो जैसे से हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन इन दोनों में एक एक्सेप्शन देखा गया बेटा, किन दोनों में, सोडियम और पोटेशियम में। भाई वैसे देखा जाए तो पोटेशियम जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, सोडियम की, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है सोडियम से। कारण, अब आप देखोगे पोटेशियम जो है वो आपका, है ना, देखो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है और ये फोर्थ पीरियड का है। तो इसका वैलेंस शेल अगर आप देखोगे तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है ना। 19 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको ऐसे लिखोगे 2 8 8 1। तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया इसका बेटा, वैलेंस शेल कौन सा हो गया, फोर्थ शेल, दिस इज 4s1। ठीक है, इसको ऐसे समझो बेटा, इसको ऐसे समझो बेटा। देखो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। पहले शेल में कितने, ऐसे समझो, छोड़ो इसको भी छोड़ो, हटाओ, मैं आपको बड़ा आसानी समझाता हूँ। भाई आप ये बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 10, 2 और 8। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2 8 और 8, सॉरी 2 8 और 8, मतलब टोटल इसमें भर सकते हो 2, इसमें भर सकते हो 10 और इसमें भर सकते हो कितने, 18। तो पहले शेल में आप 2 भर सकते हो, दूसरे शेल में 10 भर सकते हो, तीसरे शेल में 18 भर सकते हो। तो पोटेशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भैया अपने पास, 19, 19 भरने। तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में कितने भर दिए, 10 भर दिए, कितने हो गए, 12। अब कितने बचे हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो हम ये कहाँ भरेंगे, थर्ड शेल में भर देंगे। ठीक है, तो थर्ड शेल में भरेंगे तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने भरे, 7, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 18। तो उसका मतलब जो उसकी फिलिंग है वो आधे से भी क्या है, कम है। तो उसका मतलब जो मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम तो वैसे भी थर्ड ग्रुप का ही है, तो थर्ड ग्रुप में तो आप मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2 और 10 और 2 12, एक कम ही भरोगे ना। और टोटल कितने भरे हुए हैं सोडियम में, 11, ऑलमोस्ट फुल है। इसलिए क्या होता है, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में। तो ऑर्डर क्या हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लिथियम, फिर सोडियम नहीं होता, फिर क्या होता है आपका लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद फिर सोडियम, फिर रूबिडियम और फिर सीजियम। ठीक है, और अगर आप देखोगे सेकेंड ग्रुप में तो बेटा सेकेंड ग्रुप में तो ना सब अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। याद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसको ऐसे लिखना, इसको लिखने का तरीका देखो बेटा, पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, उल्टा लिखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और फिर यहाँ से स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये ऑर्डर लिख लो, ये ऐसे, ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्यों होता है, क्योंकि बेटा बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम 2+, ये एक जाइंट 3D नेटवर्क बनाता है सॉलिड स्टेट में।
तो उसकी वजह से इसकी डेंसिटी अनयूजुअली बहुत क्या होती है, हाई हो जाती है। और देखो अब बिल्कुल बीच में आ रही है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम टेस्ट, है ना। ये शायद एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप लोगों ने अपने कभी स्कूल में किया होगा। क्या होता है कि जब आप किसी मेटल्स को, है ना, फ्लेम के पास ले जाते हो, जैसे आप एक, है ना, बंसिन बर्नर जिसे कहते हैं, अगर आपने सुना होगा या स्कूल में कभी प्रैक्टिकल किया होगा, हाँ, तो बेटा ये वही कर सकता है जो गया हो स्कूल, है ना, जिसने प्रैक्टिकल किया हो। तो बंसिन बर्नर के पास अगर आप क्या करो, इन एल्कली मेटल्स को ले जाओ, तो इनके क्या होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं। अब देखो बेटा, कलर की थ्योरी तो वैसे बहुत वास्ट है, तो जैसे जैसे जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का कलर एग्जैक्टली क्यों आता है। बट अभी मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो कि बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ये इसका ग्राउंड स्टेट है और ये इसका क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट से, वो जंप करते हैं कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपको एक एनर्जी वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू hc/λ। तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी गैप अगर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि होता क्या है कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, और ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट होती है अनस्टेबल, क्योंकि हाई एनर्जी की होती है, हाई एनर्जी हमेशा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये वापस एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी थी वही वेवलेंथ क्या करेगा, एमिट करेगा। हालांकि एग्जैक्टली वही वेवलेंथ एमिट नहीं करता, वो करता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ, और उस वजह से हमें उसका क्या दिखाई देता है, कलर। क्योंकि वो वेवलेंथ अगर आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी, विजिबल रीजन मतलब जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होगी, तो हमें इसका क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो हर का अपना एक पेक्यूलियर कलर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें तो उसमें लिथियम होता है, ये होता है क्रिम्सन रेड, ठीक है, क्रिम्सन रेड कलर का होता है। सोडियम जो होता है, यहाँ पे कलर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ये किस कलर का होता है, देखिए येलो। तो जैसा है मैंने उसको वैसा ही बनाने की कोशिश की। ये जो होता है पोटेशियम और रुबिडियम, ये होते हैं पेल वॉयलेट कलर के। और जो सीजियम होता है ये आपका आसमानी कलर का होता है। ओहो, कोशिश कर रहा हूँ बेटा, है ना, कि आपको वैसा का वैसा दूँ। आसमानी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम रुबिडियम पेल, ये पेल वायलेट, और सीजियम क्या होता है, ब्लू कलर का। तो ये अपनी वेवलेंथ जो एमिट करते हैं उनकी उनके करस्पॉन्डिंगली हमें इनका क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, है ना। अब अगर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट लिखें, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट अगर आप लिखोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते ये फ्लेम टेस्ट, ये इसलिए नहीं देते क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि छोटा साइज का होता है ना, और न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, इनका इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है। तो इस वजह से फ्लेम टेस्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसको कहाँ एक्साइट कर दे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट देते नहीं है। कौन देगा, केवल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब इसका क्या क्या कलर होता है, तो देखो बेटा, इसका जो कलर होता है वो आपका होता है किसका, कैल्शियम का, ब्रिक रेड कलर, ठीक है। इसका जो होता है वो होता है आपका क्रिम्सन रेड कलर का। और बेरियम का क्या होता है, बेरियम का होता है आपका एप्पल ग्रीन। बोलो सर एप्पल तो लाल कलर का होता है, नहीं बेटा, जब थोड़ा पकने से पहले होता है ना तो हरे कलर का भी तो एप्पल होता है, अगर आपने कच्चा एप्पल देखा होगा तो उसका। तो ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन, ठीक है। तो बेटा ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से मोस्टली सवाल पूछे जाएंगे आपके।
ठीक है, इनमें से मोस्टली सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कलर, कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है, तो मैंने आपको बिल्कुल कलर कोडिंग के साथ ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी की। अभी क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये है ना, पढ़ चुके हो आप बॉन्डिंग में। हाइड्रेशन एनर्जी तो एनर्जी रिलीज जब हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड में। तो जब आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होता है, इनके आयंस ब्रेक करते हैं और पॉजिटिव पार्ट को वाटर का नेगेटिव एंड सॉल्वेट करता है, और नेगेटिव पार्ट को वाटर का पॉजिटिव एंड सॉल्वेट करता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये हम सब है ना पढ़ चुके हैं। तो आप खुद बताओ कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अपोजिट आयंस को, जैसे जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होगी वाटर के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करने की, ये डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो हाइड्रेशन, क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जनरली क्या होता है, अगर ये तो ट्रेंड हो गया, जनरली बात करें तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, या कंपाउंड, ये जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ब्लॉक के और सेकंड ब्लॉक के, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इवन हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मेटल्स जो एयर से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर। इसलिए आपने देखा होगा जैसे सोडियम के पैलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, है ना, एयर से क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ समय बाद अगर आप उसको ऐसे छोड़ दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। डाउन द ग्रुप जाओगे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोस्टली क्या होंगे, ये सोल्यूबल होंगे वाटर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा ये 5 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट इसके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 5 पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इसमें ये फ्लेम टेस्ट है, कलर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनका कंपैरिजन आपस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट। तो आज हमने बेटा बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, और आप देख रहे होगे कि पूरे केमिकल पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ लगा है। तो ठीक है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं पूरे का एप्लीकेशन ये पूरे आपके मेन ग्रुप एलिमेंट में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में लगने वाला है, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी, जहाँ याद करने की कोई चीज़ होगी कि भैया ये चीज़ याद कर लो, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।